हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट की फॉर्म में नीट 2023 में जो पूछे गए हैं उसको सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको करने वाले हैं। इससे पहले जो है हमने सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस जो हैं वो डील किए थे। आज का जो वीडियो है उसमें 12 to 13 क्वेश्चंस जो हैं वो हम करने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर एक सिंपल सी बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं इन पर मैंने पर्टिकुलर वीडियो इसलिए बनाया है जिससे कि ये चीज़ माइंड में आए और इस चीज़ का महत्व समझ में आए कि एनसीईआरटी की रीडिंग बार बार करना कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट वाले, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी की बुक से लाइंस जो हैं उनको यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया जाता है। थोड़ा बहुत जो वर्ड्स होते हैं, लैंग्वेज जो होती है उसको थोड़ा बहुत ही चेंज किया जाता है, बट पूरी की पूरी लाइन्स जो हैं वो यहाँ पर एज इट इज़ मिलती हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने नीट 2023 के लिए एनसीईआरटी की रीडिंग बार बार की होगी उनके ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डेफिनेटली एकदम सही हुए होंगे। तो आज जो है 12 to 13 करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चंस किए थे, तो यहाँ पर देख सकते हो कि 17 to 18 टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो इस फॉर्म में पूछे गए हैं नीट 2023 के एग्जाम में। तो एनसीईआरटी की रीडिंग करना बार बार कितना इंपॉर्टेंट है। अब मूव करके चलते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। सो क्वेश्चन जो है वहाँ पर हमें दिया है असर्शन कि जिम्नोस्पर्म्स में द पॉलन ग्रेन जो है वो रिलीज्ड होता है फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरिड बाय एयर करेंट्स। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन में दिया हुआ है। द पॉलन ग्रेन, ये ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स की बात की गई, पॉलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम कैरिड इन एयर करेंट्स। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन जो है वहाँ से इसको लिया गया है। ठीक है, उसके बाद रीजन जो है यहाँ पर क्या बताया गया है कि एयर करंट कैरी द पॉलन ग्रेन टू द माउथ of the archegonia where the male gametes are discharged and pollen tube is not formed. The pollen tube carrying the male gametes grow towards archegonia in the ovule and discharge their content near the mouth of the archegonia. ठीक है, तो असर्शन हमने देखा कि ये तो करेक्ट हमें दिया हुआ था, लेकिन ये जो रीज़न दिया है असर्शन का वो क्या है, वो सही नहीं है। दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो अलग अलग चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यदि हम ऑप्शंस के ऊपर जाएं तो ऑप्शन नंबर 1 में हमसे बोला गया है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में अलग इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। असर्शन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बिल्कुल सही बात है, जो असर्शन में इंफॉर्मेशन दी गई है वो एकदम सही है, लेकिन जो रीजन में हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो क्या है, वो गलत है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3rd। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है अ फ्लावर इज डिफाइंड एज मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम। रीजन दिया है इंटरनोड ऑफ द शूट गेट्स कंडेंस्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडिसेस लिटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स। सो ये जो दोनों दिए हुए असर्शन एंड रीजन एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन जो है उसको कॉपी पेस्ट किया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं अ फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम। एक एक वर्ड, एक एक चीज एज इट इज है। रीजन में बताया गया है कि इंटरनोड ऑफ द शूट, इंटरनोड, ठीक है, ये जो एक्सेस दिया हुआ है, एक्सेस मीन्स अपर पार्ट और शूट वाला जो पार्ट होता है वो अपर पार्ट होता है। सो इंटरनेट नोड ऑफ द शूट, ठीक है, गेट्स कंडेंस द अपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडिसेस लिटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीफ। ठीक है, सो ऑप्शंस दिए हैं कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ठीक है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। A is true but R is false. A is false but R is true. ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हैं और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और देख सकते हैं कि डायरेक्ट एनसीईआरटी की जो बुक है वहाँ से क्वेश्चंस जो है वो किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। सो बार बार एनसीईआरटी की रीडिंग करना कितना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिए हुए हैं गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज competing for the same resources and cannot coexist indefinitely and competitively inferior one will be eliminated eventually। ठीक है, स्टेटमेंट 2 दिया है इन जनरल कार्निवोर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन हर्बीवोर्स। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, एनसीईआरटी की बुक जो है उसके बारे में हम देख लेते हैं।
Gauss competitive exclusion principle state that two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely and competitively inferior one will be eliminated eventually एज इट इज़ लाइन। एक एक वर्ड जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है। स्टेटमेंट 2 जो है वहाँ पर क्या ट्विस्ट किया है कि ये जो हर्बीवोर्स है, ठीक है, इसकी जगह पे उन्होंने कार्निवोर्स लिख दिया है। सो इन जनरल कार्निवोर्स हमें स्टेटमेंट में दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर कि इन जनरल कार्निवोर्स। सो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स जो है उसके साथ प्ले किया है। और बहुत सारे बच्चे जो बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से होंगे कि हाँ ये स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, तो ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी की लाइन एज इट इज़ छपी है तो वर्ड्स इधर उधर नहीं हो सकते हैं। इस चीज़ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है कि स्टेटमेंट 1 जो है हमारे पास वो तो एकदम सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है, फॉल्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा कि स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है, फॉल्स है। सो आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा क्यों फॉल्स है, क्यों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्ट डिफरेंस रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज द एजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल विच अलोंग विद वजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। दोनों जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन जो बुक जो है उसमें छपे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वास्ट डिफरेंस रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज द एजैकुलेटरी डक्ट। The cavity of the cervix is called cervical canal which along with vagina forms the birth canal। दोनों स्टेटमेंट में जो हमारे पास लैंग्वेज है वो एज इट इज़ है। सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, ये हो जाता है इसका आंसर 152 का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हो जाता है हमारा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ हम मूव करके चलते हैं। अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इस पर ध्यान देना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्विस्ट किया है जिससे कि बच्चा कंफ्यूज भी हो सकता है और गलत भी करके आ सकता है, लेकिन जो ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे उनको पता होगा। सो अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट बाय फर्स्ट अमाइनो एसिड। ठीक है, हमने देखा था कि जो लेफ्ट एंड वाला अमाइनो एसिड होता है वो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है जिसको सी टर्मिनल यहाँ पर बोला गया है। लेकिन ये जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है वो इस तरीके से स्टार्ट होता है, एन टर्मिनल 1 अमाइनो 2 3 4 एंड सो ऑन एंड सी टर्मिनल। ये इस तरीके से करेक्ट वे होता है रिप्रेजेंटेशन का। तो यहाँ पर ये जो सी टर्मिनल और एन टर्मिनल की इंफॉर्मेशन दे दी है, इसकी वजह से ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गलत। सो पढ़ लेते हैं। अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट बाय फर्स्ट अमाइनो एसिड। यहाँ तक सही था जिसको सी टर्मिनल बोल दिया, जबकि यहाँ पर सही होने के लिए एन टर्मिनल होना चाहिए था। एंड द राइट एंड रिप्रेजेंट बाय लास्ट अमाइनो एसिड एन टर्मिनल, जो कि सी टर्मिनल होना चाहिए था। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स। ठीक है, 2 सब यूनिट ऑफ अल्फा टाइप एंड 2 सब यूनिट ऑफ बीटा टाइप। स्टेटमेंट 2 जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब ये जो एनसीईआरटी की बुक में इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर चलते हैं। यहाँ पर बताया गया है अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट बाय द फर्स्ट अमाइनो एसिड। ठीक है, द राइट एंड रिप्रेजेंट बाय द लास्ट अमाइनो एसिड। द फर्स्ट अमाइनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन टर्मिनल। जो स्टेटमेंट में दिया है वो क्या दिया है, सी टर्मिनल दे दिया है यहाँ पर। द लास्ट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड द सी टर्मिनल, जो कि स्टेटमेंट में एन टर्मिनल दिया है। इस वजह से स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट था एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट, 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। ठीक है, हैंस 2 सब यूनिट ऑफ अल्फा टाइप एंड 2 सब यूनिट ऑफ बीटा टाइप। इतनी इन्फॉर्मेशन थी जो कि एकदम करेक्ट थी। सो यहाँ पर हम ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसके लिए वो देख लेते हैं। हमने देख लिया कि स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो फोर्थ जो ऑप्शन है यहाँ पर हमें अपना इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन दिख रहा है कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर यदि किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें। कंटेंट हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उन लोगों को भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो पढ़ने को मिले और अच्छे से वो भी समझ पाएँ एनसीईआरटी की रीडिंग का महत्व, कि बार बार एनसीईआरटी की रीडिंग करना कितना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो जब हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन पढ़ा होगा तो एज इट इज लाइन नहीं थी, लेकिन क्या होता है कि जब एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है एक पर्टिकुलर टाइम तक, 7 to 10 डेज तक
डिवाइड होता रहता है और उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म में पूरा स्ट्रक्चर जब बन जाता है तो वो मूव करके आता है फीमेल यूटेरस में, और फीमेल यूटेरस जो है वो 3 लेयर्स का मिलकर बना होता है। तो जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसके साथ अटैच हो जाता है। जब ये ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, और जब ये अटैच हो जाता है तो उसके बाद फीटस जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करना स्टार्ट करता है। तो जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है फीमेल यूटेरस में, अगर यदि ये ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाती है और एक फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट कंसीडर की जाती है। तो यही बताया गया है कि एंडोमेट्रियम जो वॉल होती है फीमेल यूटेरस में वो नेसेसरी होती है इम्प्लांटेशन के लिए ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। एकदम सही बात है, ठीक है। अब रीजन क्या दिया है, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट दैट कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो अगर यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, दैट मीन्स कि एग और स्पर्म का फ्यूजन नहीं हुआ, तो उस टाइम में क्या होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट हो जाएगी और इसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन होगा एंडोमेट्रियम का। दैट मीन्स कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा कि जब जो रेगुलर साइकिल होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो जो है वो क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो रीजन है वो भी एकदम करेक्ट है। सो बोथ स्टेट असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। सो 162 जो है उसमें हम देखते हैं क्या है हमारे पास, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, A is true but R is false, A is false but R is true, ठीक है। NCERT की बुक में जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास उसके ऊपर भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर बताया गया, यहाँ पर ये थोड़ा सा इसमें अपना दिमाग भी चलाना है, एज इट इज लाइन नहीं दी है। द मोरूला कंटिन्यू टू डिवाइड and transform into blastocyst. As it move further into the uterus, the blastomere in the blastocyst are arranged into the outer layer called trophoblast and the inner group of cells attached to the trophoblast called inner cell mass. Trophoblast layer then get attached to the endometrium and the inner cell mass gets differentiated as the embryo. तो सिंपल सी बात है, ये पूरा प्रोसेस पढ़ना पड़ता है जब एक फर्टिलाइजेशन हो जाता है और उसके बाद इम्प्लांटेशन तक के प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस होते हैं। लेकिन जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसका हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यदि एंडोमेट्रियम वॉल हेल्दी नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस नहीं होगा। प्रेगनेंसी जो प्लान कर रहे होते हैं कपल्स, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट, दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो जो असर्शन दिया है वो स्टेटमेंट अपने आप में अलग इन्फॉर्मेशन रखता है और जो उसका रीजन दिया है वो स्टेटमेंट अपने आप में अलग इन्फॉर्मेशन रखता है। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन अब हम देख लेते हैं कि जो ऑप्शन नंबर 2 है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, असर्शन का। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2। सो आई होप कि क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ मूव करके चलते हैं। RNA म्यूटेट एज at a faster rate. Statement 1, viruses having RNA genome and shorter lifespan mutate and evolve faster, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन है दोनों की ही इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। बोथ DNA एंड RNA आर एबल टू म्यूटेट, DNA भी म्यूटेट हो सकता है, RNA भी म्यूटेट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें RNA के रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है उसका फॉर्मेशन मिला है। इनफैक्ट RNA बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट अ फास्टर रेट, सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। The viruses having RNA genome and having shorter lifespan mutate and evolve faster. Statement 2 is absolutely correct. So both statement 1 and statement 2 are true. So option number 1 जो है वो क्या है, करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है एंजाइम्स से। लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन अ टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट वेयर एज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाय हीट। ये चीज़ हमें पता है कि हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो वहाँ पर प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो जाता है और प्रोटीन्स जो है वो क्या है, एंजाइम्स ही तो होते हैं। स्टेटमेंट 2, व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। सो दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं। एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन पर भी चलते हैं। Low temperature preserve the enzyme in a temporarily inactive state, whereas high temperature destroy enzymatic activity because protein are denatured by heat.
एज इट इज लाइन जो है वो हमारे पास स्टेटमेंट में 1 में है। व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। सो स्टेटमेंट 2 की जो लाइन है वो भी एज इट इज है और दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट और करेक्ट की यहाँ पर हमसे पूछा गया है। सो आई होप क्वेश्चन जो है वो भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर बताया गया है कि इन प्रोकैरियोट्स दी पॉजिटिवली चार्ज डीएनए जो है वो पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। इज हेल्ड विद सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। डीएनए जो है वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, ठीक है, और ये इसके चारों तरफ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स जो है उसको रैप करके रखती हैं। तो यहाँ पर वर्ड्स के साथ खेला गया है जिसकी वजह से स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। इन यूकैरियोट्स द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास एनसीईआरटी में एज इट इज दी हुई है, लेकिन जो नेगेटिवली और पॉजिटिवली वर्ड्स के साथ खेला गया है उसके बारे में हम देख लेते हैं। सो इन प्रोकैरियोट्स डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज is held with some protein that have positive charges in a region termed as nucleoid। तो यहाँ पर ये भी चीज़ भी ध्यान रखना है कि डीएनए जो है वो फॉस्फेट ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से नेगेटिवली चार्ज होता है और उसके चारों तरफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स जो है वो रैप होती हैं, जबकि स्टेटमेंट जो दिया है वहाँ पर डीएनए जो है उसको पॉजिटिवली चार्ज बोल दिया गया है। इस वजह से स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट था इन यूकैरियोट्स, सो इन यूकैरियोट्स द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। सो आई होप कि क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सो स्टेटमेंट 1 जो है वो तो रॉन्ग है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। सो आई होप कि क्वेश्चन में जो 4th नंबर का ऑप्शन है करेक्ट है, वो इसलिए करेक्ट है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इतनी बात जो है वो एकदम करेक्ट है, लेकिन ये जो प्रोसेस होता है इससे सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है कि एक फीमेल के वूम में जो फीटस ग्रो कर रहा है उसका सेक्स क्या है, वो फीमेल है या मेल है, ठीक है। तो इससे जो उसके सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है उस प्रोसेस को हम एमनियोसेंटेसिस के नाम से जानते हैं, लेकिन ये एक स्ट्रेटजी नहीं है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम की, ठीक है। तो इस वजह से असर्शन में थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में है। रीजन क्या है, बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक इंक्रीजिंग मेनेंस ऑफ फीमेल फ्यूटिसाइड। फ्यूटिसाइड जो मतलब कि अबॉर्शन, फीटस डिस्ट्रक्शन जो है उसका मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि जो असर्शन है वो गलत क्यों है, क्योंकि जो एमनियोसेंटेसिस का प्रोसेस है उससे सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, जबकि ये कोई एक प्रोग्राम नहीं है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो है उसके अंदर में नहीं आता है। रीज़न जो है वो एकदम सही है कि जो इस प्रोसेस में जो सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस है इस पर बैन लगाया गया है, क्योंकि बहुत सारे आज के टाइम में भी ये प्रोसेस जो है वो होता है। बहुत सारे जो अल्ट्रासाउंड वाले सेंटर्स होते हैं वहाँ पर चोरी छुपे ये काम अभी में भी होता है, लेकिन एक टाइम पर इतना ज़्यादा हो रहा था कि जिसके भी वूम में फीमेल चाइल्ड होता था वो अबॉर्ट करा देते थे, जिससे कि एक जो फीमेल है वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम से फेस करती थी। तो इसलिए इस प्रोसेस पर बैन लगाया गया है। तो जो रीज़न है वो करेक्ट है, ठीक है। तो असर्शन जो है यहाँ पर वो क्या है, फॉल्स है, और रीजन जो है वो क्या है, ट्रू है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ हम मूव करके चलते हैं। असर्शन दिया है नेफ्रॉन्स आर 2 टाइप। जो नेफ्रॉन्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक को हम कॉर्टिकल बोलते हैं, एक को हम जक्स्ट्रा मेडुलरी बोलते हैं। अब इनका जो ये 2 टाइप है वो इनकी रिलेटिव पोजीशन जो है कॉर्टेक्स एंड मेडुला में उसके बेसिस पर है। बिल्कुल सही बात है असर्शन, ठीक है। रीज़न जो है उसमें बताया कि जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है उसमें हेनले लूप जो है वो शॉर्ट होती है, जबकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है उसमें हेनले लूप जो है वो लॉन्गर होती है। ये ऐसा नहीं होता, ये उल्टा कर दिया है। यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन है इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, ठीक है। सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। सो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उसमें जो हेनले लूप होती है वो क्या होती है, शॉर्ट होती है, जबकि रीजन जो है यहाँ पर उसके बारे में क्या बता दिया गया है कि लॉन्गर होती है, ठीक है।
तो इस वजह से जो रीजन है वो क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या हुआ है कि इन सम ऑफ द नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हैनले इज वेरी लॉन्ग एंड रन्स डीप इनटू द मेड्यूला, दीज नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। सो जो जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन है उसमें जो हैनले लूप होती है वो क्या होती है, लॉन्ग होती है, जबकि रीजन में उसको क्या बताया गया है, शॉर्ट बताया गया है। सो इस वजह से रीजन जो है वो क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है और असर्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ट्रू है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ मूव करके चलते हैं हम। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग G0 फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। ऐसा नहीं होता है। G0 फेज में जो सेल साइकिल में जो G0 फेज होती है उसमें जो सेल्स होती हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं। सो स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दी सेंट्रोजोम अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दी जो G0 फेज है उसको हम क्विसेंट फेज के नाम से, स्टेज के नाम से भी जानते हैं। सो G0 ऑफ द सेल साइकिल, सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव। स्टेटमेंट में इसको क्या कर दिया, इनएक्टिव। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत। ड्यूरिंग द एस फेज द सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म, सो द सेंट्रोसोम अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ द इंटरफेज। सो स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 की स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चंस है हमारे पास, एक और क्वेश्चन है। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन थर्मल पावर पॉइंट। बिल्कुल सही बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है वो थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, किस लिए यूज किया जाता है कि ये 99% जो पर्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट होता है एग्जॉस्ट में उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 जो है उसमें दिया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन थर्मल पावर प्लांट रिमूव आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशंस जो हैं उनको रिमूव करता नहीं है। तो इस वजह से स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। सो थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। इसी के साथ ये जो क्वेश्चंस का सिलसिला है असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस का नीट 2023 में, वो हो जाता है हमारा कंप्लीट। सो आई होप कि ये वीडियो जो है वो बहुत हेल्पफुल रहा होगा कि ये एनसीईआरटी की रीडिंग जो करना है हमें बार बार, वो क्यों ज़रूरी है, इस वजह से ज़रूरी है, देख सकते हैं। अगर कहीं पर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें। कंटेंट हेल्पफुल रहता है, वीडियो हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर्स की मुझे बहुत ज़्यादा नीड है। एंड वीडियो जो है उसको लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उन लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिले और वो भी बहुत ही अच्छे से अभी से एनसीईआरटी की जो रीडिंग है उसको स्टार्ट कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।